हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नवीन लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेडियो ऑपरेटर परीक्षा और हेड ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव किसी बर्तन की सतह को गीला कब नहीं करेगा? जब उसका ससंजक बल असंजक बल से ज़्यादा होगा। ससंजक बल मतलब समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, असंजक बल मतलब असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल। अर्थात जब इसका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो द्रव किसी सतह को गीला नहीं करेगा। अर्थात जब ट्यूज एंगल की भांति जब ये व्यवहार करेगा तो एक किसी बर्तन की सतह को गीला नहीं करेगा। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, 21 दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, ए उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। इसी में अगला प्रश्न है, वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जब इसमें थीटा दिया रहेगा तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। इससे हम निकाल, इसका मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है इसी में, एक्स इक्वल टू A0 माइनस A1t प्लस A2t स्क्वायर। तो इसी रिलेशन क्या होगा? इसी रिलेशन निकालने के लिए हम पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारी वेलोसिटी आती है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वेलोसिटी आती है, अर्थात v इक्वल टू dx/dt निकालेंगे। और इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको इसी रिलेशन मिल जाएगा, अर्थात a इक्वल टू dv/dt जब कर देंगे किसी इक्वेशन का तो हमको उसका सेकंड डेरिवेटिव अर्थात इसी रिलेशन मिल जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी प्रक्षेप को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? इसका फार्मूला होता है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ यू उसका प्रारंभिक वेग है और जी उसका गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एसी रिलेशन। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले का अधिक दाब कितना होता है? साबुन के बुलबुले का अधिक दाब निकालने के लिए हम डेल्टा पी इक्वल टू 4t/r होता है और किसी बुलबुले का अधिक दाब 2t/r होता है। लेकिन साबुन के बुलबुले में इसकी दो परत वायु के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में होती हैं, एक अंदर की एक बाहर की, तो यहाँ 4t/r हो जाएगा। दाब और आयतन वक्र से हमें क्या मिलता है? दाब और आयतन वक्र से हमें निकाय द्वारा किया गया कार्य प्राप्त होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य प्रेशर और वॉल्यूम वक्र से मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं निकाय द्वारा किया गया कार्य हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा मिलती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होता है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन होता है। ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर क्वेश्चन बने तो यही 3-4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में हम देख लें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या देता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें टेम्परेचर का डिफिनेशन मिलता है, अर्थात ताप की परिभाषा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर कैसा इंजन है? रेफ्रिजरेटर एक विपरीत दिशा में कार्यरत एक ऊष्मा इंजन है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। और वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप, दाब, आयतन तीनों पर निर्भर करती है। वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप, दाब, आयतन तीनों पर निर्भर करती है। अब हम अगला प्रश्न है हमारा कार्नो इंजन से रिलेटेड। कार्नो इंजन एक चक्रीय ऊष्मा इंजन है, अर्थात इसमें 4 फेज होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। यहाँ प्रथम और थर्ड फेज में समतापीय प्रक्रम होता है, अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और सेकेंड और फोर्थ में रुद्धोष्म प्रक्रम अर्थात एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। फर्स्ट में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, सेकेंड में भी एक्सपेंशन हो रहा है, जबकि थर्ड और फोर्थ में कंप्रेशन हो रहा है। अर्थात फर्स्ट में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, थर्ड में आइसोथर्मल कंप्रेशन, सेकेंड में एडियाबेटिक एक्सपेंशन अर्थात रुद्धोष्म प्रसार, और जबकि फोर्थ में एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा ना तो ली जाती है ना ही दी जाती है, अर्थात इसमें ऊष्मा कांस्टेंट होती है, Q इक्वल टू कांस्टेंट। यह था हमारा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद।